जनरल नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, डेली एक्टिविटी। स्पेशली इनको हम करंट अफेयर्स के लिए बुलाए, करंट अफेयर्स और सीसेट के लिए बुलाए, ठीक है। तो आप लोगों का सीसेट भी स्ट्रांग हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी ऑफिस अभी कंटिन्यूटी कुछ ये करेंगे हम लोग। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, यस राइट। इसके बाद प्रेम्बल पढ़े, यस। सोर्सेस, साइलेंट फीचर्स पढ़ चुका है, सोर्सेस खत्म। तो another provision is parts of Indian Constitution. Parts of Indian Constitution. मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है, देखिए प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। प्रोविजंस एक है आपका 395 आर्टिकल्स है, ये सर नो, और इनिशियली कितना था 22 पार्ट्स था, अभी कितना पार्ट्स हो गया है 25 पार्ट्स है, राइट। और कितना शेड्यूल से अभी 12 शेड्यूल है और प्रीएम्बल है, राइट। इस ओके प्रोविजंस और क्या प्रोविजंस है, डिफरेंट प्रोविजंस है। फॉर एग्जांपल साइलेंट फीचर्स है प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आगे आगे हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कि कौन सा बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब जहां पे जिस बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोला गया, राइट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोला गया। लेकिन फॉर एग्जांपल नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग के लिए कोई आर्टिकल नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस हमारा है। तो हमारा आर्टिकल्स तो बाद में पढ़ेंगे, 25 पार्ट्स आज पढ़ेंगे, शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं, प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं, और एक सोर्सेस भी है हमारा, क्या है सोर्सेस भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। आज पढ़ेंगे 25 पार्ट्स, ओके। क्या पढ़ेंगे 25 पार्ट्स। ये जो 25 पार्ट्स में एक एक पार्ट्स में कौन सा आर्टिकल्स है, पूरा सारे चैप्टर को एक ही जगह में नहीं दिया गया ना, इसीलिए उसको पार्ट कर दिया गया, ओके। कौन सा पार्ट में कौन रहेंगे। तो सबसे पहले है पार्ट, क्या आएगा पार्ट 1 आएगा। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका मतलब ये कौन सा है, आर्टिकल 1 से लेके 4। एक एक करके समझेंगे हम, क्योंकि 1 to 4 आर्टिकल जब समझाऊंगा डिटेल समझ में आएगा। बट व्हाट इज पार्ट 1, इसको हम समझेंगे। पार्ट 1 में क्या बता रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब इंडिया, दैट आर्टिकल 1 में बात किया गया है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज कन्फेडरेशन एंड व्हाट इज फेडरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड का भी मतलब मीनिंग है मोर और लेस, राइट। तो यूनियन, हमारे इंडिया को यूनियन क्यों बोला गया, कन्फेडरेशन क्यों नहीं बोला गया, और फेडरेशन क्यों नहीं बोला गया, आर्टिकल 1 to 4 पढ़ने में पड़ेगा। लेकिन हमारा जो पार्ट 1 में दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 में क्या बताया गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो यूनियन है, यूनियन मतलब क्या है, पूरा देश, भारत को पूरा यूनियन बोला गया। भारत को क्या बोला गया, पूरा यूनियन बोला। और इट्स टेरिटरी का मतलब भारत का टेरिटरी। तो भारत जितना टेरिटरी में है ये सारे आर्टिकल 1 से 4 तक मेंशन किया गया है पार्ट 1 में, ओके। पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 25 पार्ट्स को पहले समझ लेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 से, ओके
राइट। पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये टेरिटरी में जो लोग रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? सिटीजन। उनको अगर यहाँ पे रहने का इजाजत मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? सिटीजनशिप। इनका आर्टिकल क्या दिया गया है? 5 to 11। 5 to 11। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप, ओके। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 1 में सबसे पहले एरिया आया, टेरिटरी आया, उसके बाद क्या आया? वहां पे रहने के लिए कौन? कुछ तो लोग रहेंगे ना। अगर वो लोग रहेंगे तो पार्ट 3 में मेंशन किया गया है उनके लिए क्या किया जाएगा? फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसा राइट्स मिलेगा जो राइट्स के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसको मेंशन किया गया है हमारा आर्टिकल 12 to 35, ओके। फंडामेंटल, ये सारे पार्ट्स को याद रखना है। कैसे याद करेंगे मैं ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले समझिए। तो देखिए सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिटीजन मतलब इंडिया में जो लोग रहेंगे, कौन लोग रहेंगे? 5 टाइप का सिटीजनशिप है। कितने टाइप्स का है? 5 टाइप्स का। तो वो 5 टाइप्स का कैसे कैसे कौन प्लेस ऑफ मतलब यहाँ पे जन्म लेके भी रह सकते हैं, कोई आके यहाँ पे 5-7 साल रहने के बाद भी सिटीजनशिप बन सकते हैं। यहाँ से अगर कोई बाहर जाके 10 साल रह जाएंगे तो उनका सिटीजनशिप खत्म भी हो सकता है। ये सारे प्रोविजन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ओके। जो सिटीजन इंडियन टेरिटरी में रहेंगे उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है पार्ट 3 में। किसमें? पार्ट 3 में, ओके। नेक्स्ट पार्ट 4, कुछ बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है और कुछ डायरेक्शंस दिया गया है स्टेट को कि आप ऐसा 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 कीजिए। ये कंपलसरी कीजिए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब कंपलसरी, और पार्ट 4 में बोला गया है ऑप्शनल, चॉइस, ठीक है, नॉन फोर्सिबल। तो पार्ट 4 में दिया गया क्या? डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से 51, ओके। आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिलेगा। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में। तो ये सारे होने के बाद आपका क्या बनता है? ड्यूटीज भी बनता है। क्या बनता है? ड्यूटीज बनता है। पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में कहां पे है? आर्टिकल 51A। आज की डेट में कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। कितना? 11। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में कितना कितना फंडामेंटल ड्यूटीज था? कितना? हाथ उठाइए जो बताएंगे। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम कितना फंडामेंटल ड्यूटीज था? 10 कितने लोग? उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज था क्या? उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज कब आया? स्वर्ण सिंह मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ट्रिपल एस कमेटी मतलब कौन है? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया कि क्या करने के लिए रेकमेंड किए थे कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए और ज्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज था, लेकिन हम लोग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए? स्पेस दिए। इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। क्या? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कब? 2002। कब? 2002। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ। तो अभी टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया? 11। कितना? 11। अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कैसा है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग 5 मिनट में याद करेंगे। हमारे पास वो ट्रिक्स है, ओनली 5 मिनट्स। आप लोग पढ़े थे? नहीं? A B C D E F G H I J K नहीं पढ़े? K मींस क्या है? बाद में समझाएंगे, ओके। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा कमेटी रेकमेंड किया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होने के बाद एट प्रेजेंट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। ओके। नेक्स्ट कितना पार्ट हो गया?
1 2 3 4 and 5, right? Next 5 fifth, नंबर 6 पार्ट फिफ्थ में क्या है? क्या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पार्ट फिफ्थ यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 52 से लेके 151। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उड़ीसा में रहते हैं, आंध्रा में, यूपी में, झारखंड, कहाँ रहते हैं? पूरा इंडिया में रहते हैं, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंटर में रहते हैं, पूरा सेंटर में, सबके सेंटर में, बीच में, ठीक है? सबको देखभाल करते हैं। तो ये यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं? हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 151 बता दें, है ना? तो यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले कौन आएंगे? कौन आएंगे? प्रेसिडेंट आएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं? राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर आएंगे अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल, ओके। इसके बाद कौन आएंगे? अटर्नी जनरल के बाद आएंगे आपका एमपीस, बहुत सारे एमपीस आएंगे, है ना? एमपीस दो टाइप का होते हैं, एक होता है लोकसभा एमपी और एक होता है राज्यसभा एमपी। लोकसभा एमपी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा एमपी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। टोटल राज्यसभा एमपी कितने हैं हमारा? 245। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250, बट एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कितने हैं? 245। लोकसभा एमपी कितने हैं? 543। कितना? 543। राज्यसभा एमपी जब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके जब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से आते हैं, कितने लोग आते हैं? क्वेश्चन इज, राज्यसभा एमपी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड एमपीस कितने आते हैं राज्यसभा में? 233। हमेशा याद रखिए, राज्यसभा में जो एमपीस होते हैं 12 एमपीस को नॉमिनेटेड करते हैं। कितने एमपीस को? 12। कौन नॉमिनेट करता है? कौन सा एरिया में? आर्ट्स, आलसी बताया था ना, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, ठीक है? सोशल सर्विस, ये 4 क्षेत्र में से कितने एमपी नॉमिनेटेड होते हैं? कितने नॉमिनेटेड? दिस एमपी आर नॉमिनेटेड 12। अगर 12 है तो कितना एमपी सिलेक्टेड हो जाएंगे? 233। ये क्या हो के आते हैं? इलेक्टेड हो के आते हैं। क्या हो के आते हैं? इलेक्टेड। कैसे इलेक्टेड? इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये उस दिन में बताया था ना, लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि 8 दिन के बाद क्लास हो रहा है, भूल गए सब, है ना? कल कौन सा करना चला था, सबको याद रहेगा। हाँ, इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इन लोग, कितने? 33। और नॉमिनेटेड कितने होंगे? 12। कौन से एरिया से? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। स्पोर्ट्स से है क्या? नहीं। तो सचिन तेंदुलकर कैसे स्पोर्ट्स से? तो सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं ना, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स कहाँ चला जाता है? सोशल सर्विस, ओके, ठीक है? इस तरह से जो एमपीस भी आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कौन आते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
हमारा मेन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही जो आते हैं उनको एक हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम मिनिस्टर। ओके। अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल होता है, ये लॉ फर्स्ट लॉ पर्सन, जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट। लॉ के बारे में सबसे पहले जानकारी इंडिया के बारे में मतलब होता है ये अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इंडिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनको आर्टिकल 76 में दिया गया है, इनको आर्टिकल 74 एंड 75 में दिया गया है, इनको वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 63 में दिया गया है, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 52 में दिया गया है। इन डिटेल्स बात जानो समझेंगे। ओके, राइट, ठीक है। तो ये सारे एमपी, ठीक है, ये भी आते हैं एमपी क्या आते हैं। एमपी अगर आते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा में कौन आते हैं? स्पीकर आते हैं। और उनको हेल्प करने के लिए कौन आते हैं? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर। एक टर्म आता है यहाँ पे प्रोटॉन स्पीकर। क्या आता है? प्रोटॉन स्पीकर। इसको हम समझेंगे जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट तब समझेंगे। मतलब सबसे पहले प्रोटॉन स्पीकर का मतलब टेम्पररी स्पीकर। जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आए थे, सबसे बुजुर्ग लोग थे ना, है कि नहीं? कहाँ पे आए थे? मेरे घर पे, आपके घर पे, कहाँ पे? कहाँ पे? सीए में आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब आया था? 9 दिसंबर 1946 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रेंच प्रैक्टिस में हम लोग क्या किए थे? प्रेसिडेंट। सिमिलरली अभी इंडिया में प्रोटॉन स्पीकर उन्हीं के जगह पे आता है। उसके बाद एक परमानेंट स्पीकर आता है, उसके बाद एक डेप्यूटी स्पीकर आते हैं बाद में। ओके। सिमिलरली राज्यसभा में कौन आते हैं? अगर लेडीज होगी तो ये तो जेंट्स है, अगर लेडीज होगी तो नहीं सर, और इसको हेल्प करने के लिए कौन आते हैं? ये चेयरमैन कैसे आते हैं? पैदल। कैसे आते हैं? इलेक्टेड होते हैं। कैसे इलेक्टेड होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करते हैं इनको? जो चेयरमैन अंडर आर्टिकल 64 में बताया था ना, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बोला जाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। यहां पे जो आपको बताया ना, कहां गया? आर्टिकल 63 में कौन आया? ये वाइस प्रेसिडेंट बनते ही ये क्या हो जाता है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन सा आर्टिकल में दिया गया है उनको? 63। ये चेयरमैन के हिसाब से नहीं आता है, ये कौन सा हिसाब से आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, नहीं आ रहा है? कविता नहीं। देखो, जो हमारा इलेक्ट कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल दिया गया? ये क्या हो गया? भारत का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कहीं पे भी जाने से। इसका काम क्या है? पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम है प्रेसिडेंट। कहीं पे भी जाते हैं तो इंडियन प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये सुन लो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। इसका काम क्या है? कोई आएंगे तो इनके पास बुलाएंगे, जहां जाएंगे तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका काम ये है, राइट। सिमिलरली जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड होते हैं अंडर आर्टिकल 63 में। वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे इलेक्ट हो गए। कौन सा नाम पे इलेक्ट हुआ? 63 में वाइस प्रेसिडेंट। अभी ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसको इलेक्ट करने का मतलब ये है, वाइस प्रेसिडेंट, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो गए। अभी आपका काम है, आप जाइए, कहां पे जाइए? राज्यसभा में जाइए। राज्यसभा में जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? चेयरमैन बनेंगे। राज्यसभा में जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? चेयरमैन। चेयरमैन क्यों बनेंगे?
बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये है कि अंडर आर्टिकल 64 में ये दिया गया है जो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे वो क्या बन जाएंगे, चेयरमैन। दैट मींस अंडर आर्टिकल 64 में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। अब समझ में आया? हाँ, समझे क्या नहीं? थोड़ा सा डाउट है, हाँ? क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे कौन सा आर्टिकल दिया गया? यहाँ पे क्या हुआ, इनको इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट करेंगे। कौन कौन इलेक्ट करेंगे? इनको लोकसभा का एमपी इलेक्ट वोट देंगे और राज्यसभा का एमपी वोट देंगे। कौन देंगे? लोकसभा का और राज्यसभा का। ये एमपी वोट देंगे, क्या कौन सा नाम पे जिताएंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट जीत गए, जीतने के बाद इसको कुछ काम दिया जाएगा ना। इसका काम क्या है? कहाँ पे जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। तो राज्यसभा में जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पे जाएंगे या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के नाम पे? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के नाम। आप समझ में आया ना? तो अभी काम हो गया इसका क्या, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाएंगे। ओके, जब तक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए मतलब एक्स ऑफिशियल चेयरमैन तब तक रहेंगे जब प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का कुछ हो गया तो ये चेयरमैन से वापस आ जाएंगे कौन सा पोस्ट में? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट आके एक्ट क्या करेंगे? एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद एक्ट करेंगे, क्या एक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट। इस टाइम वाला चेयरमैन खत्म, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, क्योंकि आप कौन सा पोस्ट में है अभी? प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या बनेंगे ये? कौन प्रेसिडेंट का पोस्ट लेंगे? वाइस प्रेसिडेंट लेंगे 6 मंथ के लिए, है कि नहीं? मैक्सिमम कितने मंथ के लिए लेंगे? 6 मंथ तक। 6 मंथ के अंदर क्या होगा? इलेक्शन होने के बाद नया प्रेसिडेंट फिर से आएंगे। जब नया प्रेसिडेंट फिर से आने के बाद ये क्या बन जाएंगे? फिर वापस आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे और आ जाएंगे कहाँ पे? राज्यसभा। जैसे ही राज्यसभा आएंगे तो क्या बन जाएंगे वो? ये सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन गवर्नमेंट में दिया गया है। ओके, और इंडियन गवर्नमेंट में क्या है? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ है और आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या है? प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या है? ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या करेंगे? ड्यूरिंग इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस पावर। जब सेशन नहीं रहेगा, कौन सा सेशन? क्लास का सेशन। और कौन सा सेशन? पार्लियामेंट का सेशन नहीं रहेगा। पार्लियामेंट का सेशन कितने डेज का है? क्या क्या? बजट, मानसून, विंटर, समर। ये जो तीनों सेशन चलेगा, ये सेशन के टाइम ऑर्डिनेंस नहीं बुला सकते हैं। क्यों? सेशन चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम होगा तो सेशन में डिस्कशन करेंगे, लोकसभा में डिस्कशन करेंगे, राज्यसभा में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल एमपीस आर प्रेजेंट देयर, है क्या नहीं? लेकिन सेशन नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे क्लास नहीं रहेगा, आप लोग रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? उस टाइम जो भी डिसीजन लेना है मैं डिसीजन ले लूंगा कि नहीं? लेकिन जब क्लास में रहेंगे आप लोग तो आप लोगों से डिस्कशन करके लूंगा, ये सब ना। तो जब बजट सेशन हो या मानसून सेशन है या विंटर सेशन, ये तीनों सेशन अगर चल रहा है तो ये ऑर्डिनेंस पावर नहीं बुला सकते हैं। जो भी डिस्कशन करना है इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये अगर नहीं रहेगा, उस टाइम अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा तो उस टाइम प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगा। मान लीजिए अचानक करना आके 50 लोगों को मार दिया तो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे कि नहीं? ये सब ना, ये बहुत सारे। तो एमपी को एक एमपी को फोन करके बुलाया, आइए, वो बोलेंगे मैं अंडमान में हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, मेरा फ्लाइट नहीं मिल रहा, तब तो बहुत 500 लोग मर जाएंगे ना। तो उस टाइम प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए कि नहीं? ये सारे पावर आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है। ओके, राइट? ओके, यानी कि इसके बाद आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया, ठीक है? और आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात किया गया है। ये सारे इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है। जैसे कि अभी बात देखिए, बता रहा हूं, देखिए, एक एग्जीक्यूटिव पावर पहला चैप्टर में, ठीक है? आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। हमारा आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो रहा है ना,
एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहे हैं? प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हाँ या ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये सारे आ रहे हैं क्या? नहीं, ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर में आ रहे हैं। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। क्लियर? ओके, जैसे बताया ना, आर्टिकल 52 में कौन है? आर्टिकल 63 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 एंड 75, अटॉर्नी जनरल 76, है कि नहीं? ओके, ये कौन सा पावर आ गया इनका? यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद आएगा लेजिस्लेटिव पावर। कौन सा पावर? लेजिस्लेटिव पावर्स। आर्टिकल कहां से स्टार्ट होगा फिर? 79 से लेकर आर्टिकल 1 to 2। ये लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है? पार्लियामेंट, पहले राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद स्पीकर, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर, उसके बाद चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये सारे लोग आएंगे, इनको लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाने का पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब इंप्लीमेंट करने का पावर। ये लॉ बनाते हैं, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करता है। मेरे बात समझ में आ रही है क्या? नहीं स्पीड हो रहा है क्या? देखिए आर्टिकल 79 से लेके कितना तक? 122 तक है, ठीक है। थर्ड में है ऑर्डिनेंस पावर या प्रेसिडेंट्स का लेजिस्लेचर पावर। प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेचर पावर, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ये सारे आप लोगों को याद आएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए जस्ट ब्रीफ आइडियाज दे रहा हूं, डिटेल्स नहीं समझा रहा हूं। प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेशन पावर का मतलब ये कौन सा पावर हो गया? ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर कौन सा आर्टिकल हो गया? 1 2 3, ये सब ना। उसके बाद आ जाएंगे क्या? नंबर 4 में जुडिशियरी। क्या आ जाएंगे? जुडिशियरी। कौन सा आर्टिकल? जुडिशियरी का मतलब कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 1 2 4 से लेके 147 तक। इसमें कौन आएंगे? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जजेस आएंगे, है क्या नहीं? उनका बहुत सारे पावर्स आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। नंबर 5 में है कौन? सीएजी। सीएजी का मतलब कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 हो गया। यूनियन गवर्नमेंट को कितने भाग में डिवाइड किए? 5 भाग में। एक होता है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव। कौन है? एग्जीक्यूटिव। उसके बाद लेजिस्लेटिव, उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर या प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेशन पावर, उसके बाद जुडिशियरी, उसके बाद सीजीआई। ठीक है, हाँ या ना? ये कौन सा गवर्नमेंट है? कौन सा गवर्नमेंट? कौन सा? यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी है ना, और सीएजी ऑर्डिनेंस पावर है। हाँ, मतलब ऑर्डिनेंस पावर को लेजिस्लेचर को बताया ना। लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, मतलब लॉ बनाने का पावर प्रेसिडेंट को स्पेशली दिया गया है। कब दिया गया है? कब दिया गया है? पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 4A में, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन है? ऑर्डिनेंस पावर है, जुडिशियरी है एंड कैबिनेट। समझ में आया ना? ठीक है, ये सारे चीजें एक एक करके पढ़ेंगे तो डिटेल समझ में आएगा। अभी जस्ट आइडियाज दे रहे हैं हम, तो क्या प्रीएम्बल टाइप का पढ़ रहे हैं ना। के क्या है आपको पता नहीं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ऑडिट का मतलब को ऑडिट करेंगे पैसा कहाँ खर्च हुआ है क्या नहीं? जुडिशियरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मतलब काम क्या है? जस्टिस देना, हाँ या ना? राइट। प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस पावर का मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट लॉ बनाएंगे। अगर इमरजेंसी नहीं है तो लोकसभा राज्यसभा लॉ बनाएंगे, हाँ या ना? ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो भी लॉ बनेगा इसको एग्जीक्यूट करने का काम है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। ये सारे जो भी लॉ बनेगा, ये लॉ सही है या गलत है, ये सारे लोग एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर को रखेंगे।
समझ में आ गया? पार्ट 5 ओके। नेक्स्ट 7 नंबर पे पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है? State स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसे डिवाइड किया गया है ना? कैसे डिवाइड किया गया है? एक तो एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, उसके बाद लेजिस्लेचर पावर दिया गया है, है ना? थर्ड में गवर्नर का लेजिस्लेचर पावर दिया गया है, गवर्नर को भी लेजिस्लेचर पावर दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में? 2 1 3 आप लोगों को बताया था ना 1 2 3 में किसका है? 2 1 प्रेसिडेंट का। तो गवर्नर का कौन सा आएगा? 2 1 3 ओके राइट। उसके बाद कौन आएंगे? जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। हाँ स्टेट में सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। कौन आएंगे? उसके बाद कौन आएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आएंगे। ओके यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं है, वहां पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहाँ पे था? सेंट्रल में। वो सेंट्रल मतलब पूरे देश को देखता है वो, इसीलिए स्टेट के लिए अलग से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं है। ये दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक दिया गया है। ओके आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक दिया गया है। ओके क्लियर? समझ में आ गया? राइट। इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट कौन सा? पार्ट 7। पार्ट 7 में कौन आएगा? State B State B पार्ट बी स्टेट्स। पार्ट बी स्टेट्स ठीक है। ये जो पार्ट बी स्टेट्स ये क्या हो गया है? डिलीट हो गया। क्या हो गया? तो अभी ये पार्ट हमारे नहीं है 7 पार्ट 7 नहीं है। ये आर्टिकल कौन सा दिया गया? आर्टिकल 238 में इनके बारे में चर्चा किया गया था। ये कैसे डिलीट हुआ हम लोग पार्ट पढ़ने का टाइम बताएंगे कि ए बी सी डी 4 स्टेट थे हमारे पहले कितना स्टेट्स थे? ए स्टेट, बी स्टेट्स, सी स्टेट्स एंड डी स्टेट्स। बहुत सारे एरिया को लेके ए स्टेट्स, बहुत सारे एरिया को लेके बी स्टेट्स, बहुत सारे एरिया को लेके सी स्टेट्स। पहले क्या होता है? ए स्टेट्स कौन कौन थे? देखिए थोड़ा सा बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन ना, ओनली इंट्रोडक्शन चल रहा है। ए स्टेट्स कौन से? ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पे रूल करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस को कौन सा स्टेट बना रहा है? कितना ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उस टाइम? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। हर जगह में नहीं होता हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कितना ब्रिटिश प्रोविंसेस थे? 20 स्टेट। ये ए स्टेट में 11 प्रोविंसेस थे। मान लीजिए कौन कौन सा 11 प्रोविंसेस था बताइए? एक था बॉम्बे, एक था बॉम्बे बंगाल, और एक था बिहार, और एक था मद्रास, और उड़ीसा, असम और यूपी सेंट्रल प्रोविंसेस है क्या नहीं? और North West Frontier नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस तो वहां चला गया ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। और कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन कौन थे? बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, और क्या था? हैदराबाद था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस नहीं। हाँ सेंट वाले तो पाकिस्तान में चला गया ना। कितना ब्रिटिश प्रोविंसेस थे? सिंध, और बाद में डिवाइड हुआ ना। और कौन थे? और एक यूपी, असम, उड़ीसा, नहीं
आसाम आसाम हो गया ना, पंजाब, ये 11 प्रोविंसेस थे, है क्या नहीं? ये 11 प्रोविंसेस को क्या बोलते थे हम लोग? ब्रिटिश प्रोविंस। तो बॉम्बे से जो लोग जाएंगे तो वो कौन सा स्टेट है उनका? ये स्टेट। कोई अगर मद्रास से भी जाएंगे, आपका स्टेट का नाम क्या है? क्या बोलेगा वो? उड़ीसा से जो जाएंगे उनका स्टेट का नाम क्या होगा? ओके, ऐसे 11 प्रोविंसेस को लेके ए स्टेट बनाया गया था। 1950 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बी स्टेट का मतलब क्या है? प्रोविंशियल स्टेट। कितना स्टेट्स? प्रोविंशियल स्टेट्स। प्रोविंशियल स्टेट का मतलब क्या है? प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? जहां पे किंग रूल करते थे, जहां पे किंग का रूल चलता था। किंग का रूल का मतलब क्या है? ये ब्रिटिश का अंडर पे है या नहीं है? इनडायरेक्ट, इनको डायरेक्ट रूल करते थे, इनको इनडायरेक्ट रूल करते थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? प्रिंसली स्टेट। राजा को दिया गया कि आप शासन कीजिए और बाकी जो भी टैक्स होगा हमको दे दीजिए, हम वहां पे इंटरवेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इंटरवेंट कर रहे थे, ठीक है? ऐसा स्टेट को कौन सा स्टेट बोला गया? कितना? बी स्टेट। सी स्टेट में कौन थे? ये थे यूनियन टेरिटरीज। कौन थे? यूनियन टेरिटरीज। और डी स्टेट में कौन थे? ये जो डी स्टेट में थे, एक्वायर्ड स्टेट। एक्वायर्ड स्टेट का मतलब जब जरूरत होगा, जिसको अगर हम लोग जीत जाएंगे, अर्जित क्षेत्र बोलते हैं एक्वायर्ड स्टेट। इसको हम लोग एक्वायर्ड स्टेट्स को, मतलब मान लीजिए नेपाल को अगर हम लोग मिला लेंगे, चाइना को अगर हम लोग मिला लेंगे, तो ऐसा स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल गोवा हमारा स्टेट नहीं था, लेकिन बाद में क्या मिला क्या नहीं? ऐसा स्टेट अगर आएंगे तो ये कौन सा स्टेट होगा? एक्वायर्ड, मतलब डी स्टेट। मान लीजिए सिक्किम हमारा स्टेट नहीं था, सिक्किम एक अलग देश था, लेकिन 16 में 1975 में सिक्किम को इंडियन स्टेट में आया, 22nd स्टेट के हिसाब से, 22वां राज्य था, ठीक है? तो ऐसा कितना कैटेगरी का स्टेट था? कितना? 4 कैटेगरी। ये तो 4 कैटेगरी का स्टेट्स को 20 स्टेट कहां पे रखा गया था? 7th शेड्यूल। 20 स्टेट कहां पे रखा गया था? 7th शेड्यूल, मतलब प्रिंसली स्टेट को रखा गया, प्रिंसली स्टेट। तो ये प्रिंसली स्टेट को सबको हटा के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया 1956 में, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 20 स्टेट को हटा दिए, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लाने के बाद पार्ट 5 को डिलीट कर दिए, और आर्टिकल 238 को भी क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। इसीलिए आज पार्ट 7 नहीं। ओके, समझ में आया? पार्ट 7 क्यों नहीं है? क्योंकि पार्ट बी स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया। ओके, मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद कौन सा आएगा? पार्ट 8। पार्ट 8 कितना नंबर? 9 नंबर। पार्ट 8 में कौन आएंगे? इंडियन टेरिटरी। कौन? इंडियन टेरिटरी। कौन आएंगे? इंडियन टेरिटरी। हम लोग इंडियन गवर्नमेंट पढ़ लिए, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लिए, है ना? पार्ट बी तो हमारा नहीं है। इसके बाद कौन आएंगे? यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन भी है। तो आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 239 से लेके 242 तक, है ना? तो यूनियन टेरिटरीज का मतलब कौन है? जो देखिए, एक होता है स्टेट का कैटेगरी, जिसको स्टेट मिलता है ना? ये होता है थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा एरिया होता है क्या नहीं? और ज्यादा पॉपुलेशन होते हैं। और यूनियन टेरिटरीज का मतलब थोड़ा छोटा एरिया होता है, जहाँ पे कम पॉपुलेशन होते हैं, है ना? ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आप किसके कंट्रोल में हैं? हाँ? कौन सा स्टेट? उड़ीसा का स्टेट का नाम?
कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? हाँ? उड़ीसा में कितना डिस्ट्रिक्ट है? कितना? आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? कोरापुट में कितना ब्लॉक है? हाँ? तहसील? कोरापुट का पॉपुलेशन कितना है? 16 लाख। हाँ? कितना? नहीं एक और बेटा तो 16 लाख। कोरापुट का पॉपुलेशन कितने है अभी? कोरापुट में मेल कितना है, फीमेल कितने हैं? कोरापुट का लिटरेसी कितना है? मेल लिटरेसी कितना है, फीमेल लिटरेसी कितना है? कोरापुट में रहते हैं ना? हाँ? एससी पॉपुलेशन कितने हैं? एसटी पॉपुलेशन कितने हैं? ओबीसी कितने हैं? जनरल कितने हैं? और ईडब्ल्यूएस कितने हैं? ईडब्ल्यूएस जानते हैं ना? क्या? इकोनॉमिक आते? व्हीकल सेक्शन, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये सारे कैटेगरी का डाटा कल मुझे लेके आइएगा, कल नहीं परसों, ठीक है? लिटरेसी, कोरापुट का लिटरेसी रेट कितना है? कहाँ पे जाएंगे तो मिल जाएगा, पता है? कोरापुट जाने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वेबसाइट में जाइए, पूरा डिटेल्स मिलेगा। ओके, कोरापुट का डिटेल्स मिलेगा। और सेक्स रेशियो कितना है ये भी देखिएगा, ठीक है? मेल कितना, फीमेल कितना? मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है? कौन ज्यादा होंगे? 1000 मेल को कितना फीमेल शादी कर सकते हैं? इसको रेशियो बोलते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बाकी स्टेट में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फर्टिसाइड होता है, मतलब लड़की होने से मार देते हैं। एकड़ा ओके, ये सारे देखिए, देख के आइएगा। ओके ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट, ओके, यूनियन टेरिटरीज, राइट। नेक्स्ट 10th में पार्ट कौन सा है? पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या है? पंचायत राज। बोल रहे हैं? आवाज से तो लग रहा है नहीं सर। पंचायत राज कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 और पंचायत राज, ठीक है? कौन सा पार्ट में है? 9। पक्का? पंचायत राज का मतलब क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स। एक होता है अर्बन और एक है अर्बन गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटी। और लोकल को, रूरल को पंचायत। जो रूरल होता है मतलब वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, नहीं। जहां अर्बन होता है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होता है, राइट? तो लोकल सेल्फ, जो रूरल मतलब पंचायत में कौन आते हैं? सरपंच। म्युनिसिपैलिटी में ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है क्या ना? तो पंचायत का मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब एक रूरल एरिया में कौन रहते हैं? पंचायत। अर्बन में कौन है? म्युनिसिपैलिटी को भी पार्ट 9 ए में रखा गया। किसको? म्युनिसिपैलिटी को। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल 243 जेड जी। देखिए
पार्ट 9 को, पार्ट 9 में पंचायत रखा गया, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या आएगा? पी से स्टार्ट होगा। तो आर्टिकल 243 में ही चल रहा है, आर्टिकल 243 में ही चल रहा है। पी से लेके जेड तक कैसे आया? क्योंकि जेड खत्म हो गया, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी आएगा ना उस हिसाब से। तो ये म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। पार्ट 9 में क्या है? नाइन्थ में 9 ए में 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी। 9 बी में कौन आएंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खत्म होगा ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखिए, हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायत है ना। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में म्युनिसिपैलिटी आया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या है? 1992 में क्या है? म्युनिसिपैलिटी है। सिमिलरली 9th बी जो है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी का काम क्या है? अर्बन एरिया को देखना है ना। पंचायत का काम है रूरल एरियाज को देखना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब वो लोकल हो या अर्बन हो, दोनों एरियाज का सोसाइटी को कोऑपरेट करके डेवलपमेंट लाने का काम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में इनको क्या मिला? इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। नहीं तो इससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्पेस नहीं था। इनका आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड डी, यहां तक मतलब सबको कौन सा आर्टिकल में रखा है? 243 में, सभी को आर्टिकल 243 में ही रखते हैं, ओके। 12 नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट 10, पार्ट 10। यहाँ पे क्या दिया गया है? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। क्या दिया गया है? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एरियाज का मतलब जहां पे एससी पॉपुलेशंस होते हैं, एसटी पॉपुलेशंस भी होते हैं। ट्राइबल एरियाज का मतलब ओनली एसटी पॉपुलेशंस होते हैं। ये दोनों को मिलाकर कौन सा पार्ट में रखा गया है? पार्ट 10 में, पार्ट 10 में। ये सब याद रखना पड़ेगा, ये याद नहीं रहेगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपको पार्ट्स पूछेंगे, सोर्सेस पूछेंगे, शेड्यूल्स पूछेंगे। ये तो बेसिक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इतना याद रखा मतलब आपका पॉलिटी में स्ट्रॉन्ग। कब तक याद रखोगे? हाँ, याद हो गया? पार्ट 3 में क्या है? एक बोलने से सब बोल रहे हो। जिसको जो मतलब समझ में आया हाथ पे, जिसको समझ में नहीं आया पूछिए, उसका ट्रिक्स भी हम बताएंगे, ट्रिक्स भी समझाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244 से लेके आर्टिकल 244A, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट कौन किसमें दिया गया है? इसका मतलब क्या है? जहां पे एससी एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको कैसे क्या किया जाएगा? संभाला जाएगा, राइट। शेड्यूल एरियाज कौन सा है? कौन सा एरियाज को हम शेड्यूल एरियाज बोलेंगे? कुछ एरियाज ऐसा है, ठीक है, उसको शेड्यूल एरियाज बोलेंगे। कुछ एरियाज ऐसा आता है वो ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, ओके। पार्ट 11, पार्ट 11 में क्या है? रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। किसके किसके बीच में? एक होता है यूनियन गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होना चाहिए, क्या क्या रिलेशन होना चाहिए,
ये सारे चीज बातें किया गया है आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक। आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक। इसमें 3 प्रकार का रिलेशन है, मतलब इनका लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा होगा, फिनेंशियल रिलेशन कैसा होगा, ठीक है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट आएगा तो कैसे होगा जुडिशरी, ठीक है। ये सारे रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका, सेंट्रल एंड स्टेट। पार्ट 11 ओके। नेक्स्ट पार्ट 12। अगर दोनों के बीच में रिलेशन होगा या डिस्प्यूट होगा, कौन सा कारण से होगा, फाइनेंस। फाइनेंस का कमी होगा तभी तो डिस्प्यूट होगा ना, है क्या नहीं। तो क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉमर्स, ट्रेड, ये सारे फिर नेक्स्ट आएंगे, है क्या नहीं। तो फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी किसमें दिया गया है, पार्ट 12 में, ओके। पार्ट क्या आएगा, 30। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल, अच्छा इसमें फाइनेंस आर्टिकल क्या है, 264 से लेकर 300 ए, फाइनेंस के बारे में, ओके। ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 से लेकर 307, आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307। कितना पार्ट हो गया, 16 ये कितना नंबर हो गया, 13 हो गया सर। 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट 17 पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये है, ये आर्टिकल कहां से है, 308 से लेके आर्टिकल 323। यूपीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल का भी है और स्टेट का, ओके राइट। पार्ट 18, पार्ट 18 नहीं क्या बोलते हैं, पार्ट 15। पार्ट 15 में क्या है सर, पार्ट 14 ए, सॉरी पार्ट 14 ए। पार्ट 14 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब देखिए, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, यूपीएससी ओपीएससी क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इनके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो इनके देखने के लिए डायरेक्टली लोग कोर्ट में नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं, कहां जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनका देखता है, ठीक है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इनके लिए आर्टिकल 323 ए से लेके आर्टिकल 323 बी तक है, ओके। नेक्स्ट 19 पार्ट क्या है, 15। पार्ट 15 में आपका इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 पहले ये था, अभी नहीं है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, क्या क्या कराना है, किसका, एमपी का इलेक्शन कराना है, एमपी का, और मतलब लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी का इलेक्शन कराना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, एमएलए का इलेक्शन कराना है। इनका काम इतना है ना, एमएलए एमपी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए एमपी, एमएलए एमपी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन कराना है काम ये। अच्छा सरपंच को कौन इलेक्शन कराएंगे, हाँ स्टेट इलेक्शन। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया का है, और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। जैसे मान लीजिए लोकल जो क्या सरपंच होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनको इलेक्शन कराने के लिए कौन कराते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो एक सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है सरपंच, ओके।
इलेक्शन, राइट। कितना नंबर? 19, मतलब पार्ट 15। नेक्स्ट 20, पार्ट कौन सा जाएगा? पार्ट 16। पार्ट 16 में क्या है? आपका SC है, SC, ST and other backward classes, other backward classes। जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, जो भी प्रॉब्लम होगा, इनके बारे में बातें किया जाता है पार्ट 16 में। आर्टिकल है आपका आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 पार्ट 16 में, ठीक है। SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओके। 21, नेक्स्ट कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट 17। 17 में क्या आएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या आएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है? आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351, आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351। 22 में कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट 7, 18। पार्ट 18 में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस कौन सा इमरजेंसी? आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें 3 टाइप का इमरजेंसी आता है। एक आता है नेशनल इमरजेंसी, एक आता है स्टेट इमरजेंसी और एक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 दिया गया है, स्टेट के लिए 356 दिया गया है और फाइनेंशियल के लिए 360 दिया गया है। डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में जब एक-एक पार्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 19। पार्ट 19 में क्या है? मिसलेनियस। क्या दिया गया है? मिसलेनियस का मतलब सब चीज मिला के, जहां पर कुछ होता है उसको मिला के दिया गया है, ठीक है। पार्ट 19 में मिसलेनियस। इसको कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल कहां खत्म हुआ हमारा? 360 में। तो इसको दिया गया आर्टिकल 361 से लेके 367, ओके। आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 मिसलेनियस। ये कितना नंबर आएगा? 23, ठीक है। ये जरूरी नहीं आपको याद करा, मतलब कितना पार्ट से मैं समझाने के लिए इसको लिख रहा हूं, नहीं तो पार्ट्स का ये याद रखिएगा, ओके। 24 आर्टिकल पार्ट 20 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। कहां से लाए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? साउथ अफ्रीका से लाए, है ना। आज तक कितने बार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है? 106। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? वुमेन रिजर्वेशन। कितना %? 33। कहां पे? इलेक्शन। इलेक्शन मतलब कहां पे? लोकसभा में और आर्टिकल पार्ट 21 ये है स्पेशल प्रोविजंस। क्या है? स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस का मतलब क्या है? स्पेशल प्रोविजंस एंड मतलब स्टेटस, प्रोविजन एंड स्टेटस मिलेगा। आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392, ओके। नेक्स्ट नंबर 26 पार्ट 22। इसमें क्या है? शॉर्ट टाइटल्स। क्या है? शॉर्ट टाइटल्स। आर्टिकल 393 से लेके आर्टिकल 395। तो यहाँ पे 26 नंबर पार्ट्स आ रहा है, तो मैं बताया था कितना 25 पार्ट्स है, तो और एक पार्ट कहाँ गया? स्टेट बी जो हाँ? डिलीट हो गया। स्टेट भी डिलीट हो गया। कब डिलीट हुआ? 1956
कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 7th पार्ट क्या हो गया? डिलीट, राइट? कब हुआ था ये? 1956। ये है, इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट को फिर रीऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद हमारा 14 स्टेट्स आए, ठीक है, इस साइड, राइट? तो अब टोटल 25 पार्ट्स है हमारा। 25 पार्ट्स में तो हम लोग कैसे एक ट्रिक से याद करेंगे इसको, ठीक है? ये ट्रिक्स क्या है देखिए। ओके, you can fly directly, समझ में आ रहा है ना? You can fly directly, ठीक है? You can fly directly from US to कहाँ जाएंगे? यूपी। You can fly directly from US to, you can fly, बताइए। You can fly, मतलब आप डायरेक्ट फ्लाई मतलब उड़ सकते, फ्लाइट में जाना ना? You can fly directly from US to, US का मतलब अमेरिका, US टू यूपी। आप यूएस से कहाँ आएंगे? डायरेक्ट यूपी में आ सकते हैं। ओके, देखिए क्यों आएंगे? टू मीट सरोस एंड टू कोऑपरेट, आगे जाएंगे, ठीक है? यू मतलब क्या है? क्या है? हाथ लेकर का पहला शब्द देखिएगा, ठीक है? यू सी एच डी एफ यू एस यू पी। यू मतलब क्या है? यूनियन है। सी मतलब क्या है? सिटीजन, राइट? एफ मींस फंडामेंटल, डी मींस डीपीएसपी, एफ मींस फंडामेंटल, U means union government, S means state government, है ना? ये सब लो। U means union है, इसको मतलब ट्रू तो थोड़ा निमोनिक जानने के लिए ना, ओके? यूनियन एंड टेरिटरी। P means पंचायत, बताइए। You can fly directly from US to UP। ये 2-3 बार अगर इसको याद करेंगे तो आपको मतलब एक चीज का याद रहेगा। You can fly directly from US to UP। क्यों जाएंगे? To meet and cooperate सरोस, है ना? किसको? किसी का नाम सरोस है? यूएसए से डायरेक्टली फ्लाई करके कहाँ आ रहे हैं? हाँ? कहाँ आ रहे हैं? ओके। P मींस क्या है? M मींस क्या आएगा? क्या? कोऑपरेट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? ये सब नो। S मींस शेड्यूल एरियाज, क्या है? SA मतलब सरोस बात क्या है ना?
तो शेड्यूल एरियाज है कि नहीं? पार्ट कौन सा पार्ट में है? 10th में। आर मींस Relation between the state and relationship between union and state, relationship between union and state। समझ में आ गया ना इतना? To meet servers। Sub means क्या है? Schedule areas। Roles means relationship between। कितना पार्ट हो गया? 5। एक बार बताइए। You can fly directly from US to UP to meet and cooperate servers। तो पार्ट 11 याद होगा? याद होगा? हाँ? पार्ट 11 You can meet, sorry, you can fly directly from US to UP to meet, cooperate and You can fly directly US to UP, not UP to US। क्यों आ रहा है? मिलने के लिए। क्यों मिलेगा? कोऑपरेट करने के लिए। किसको करेगा? You can fly directly from US to UP to meet and cooperate। किसको? S means schedule areas। RUS मतलब relationship between union and किसका किसका बीच में रिलेशनशिप है? union and कौन सा पार्ट में है? पार्ट 11 में। पार्ट 10th में? पार्ट 9th में? पार्ट 9th 9th भी म्युनिसिपैलिटी कौन बोला? यही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं तो अगेन पढ़ा रहा हूँ। देखिए पार्ट 9 में क्या है? पंचायत में। पार्ट 9 ए में क्या है? पार्ट 9 बी में क्या है? ये तीनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? 9th, ये 9th का करेंगे, ठीक है? कैसे? देखिए पंचायत आया, म्युनिसिपैलिटी दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी दिया गया। फिर भी अगर कोई एरिया डेवलप नहीं है, ऐसा एरिया को 10th शेड्यूल में, ये 9th में है ना? ये सब नो ऐसा एरिया को कहां पे रखा गया? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। चिन्ह मतलब ये सारे चीजें देने के बाद पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया, म्युनिसिपैलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करने के बाद भी कुछ एरियाज रिक्वायर्ड है, मतलब शेड्यूल है, और कुछ एरियाज ट्राइबल एरियाज है। इसीलिए उसको कौन सा पार्ट में दिया गया? पार्ट 10th में। पार्ट 10th में देने के बाद बोला देखिए आप शेड्यूल एरियाज है, हमारे एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन लोगों को डेवलप करना है तो हमको रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप रखना पड़ेगा? यूनियन एंड स्टेट। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट रखा गया क्या? रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। समझ में आ रहा है ना? ओके, सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज है, ये सब ना वहां पे कुछ लोग रहे, मतलब पार्ट 2 में सिटीजनशिप, वो लोग जो रहे उनको क्या दिया गया? फंडामेंटल राइट्स दिया गया पार्ट 3 में, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स को कंपलसरी कर दिया गया, एनफोर्सेबल, जस्टिसेबल कर दिया गया। अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे, राइट? इसीलिए उसको पार्ट 3 में रखा गया। उसके बाद बोला गया कि कुछ राइट्स ऐसा है स्टेट के ऊपर डायरेक्शन दिया जाएगा, तो इसीलिए डीपीएसपी रखा गया पार्ट 4 में, ठीक है? आपको राइट्स भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, तो आपका भी कुछ ड्यूटीज बनता है करके पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया। उसके बाद पार्ट 5 में दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। उसके बाद पार्ट 6 में दिया गया क्या? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? इसके बाद पार्ट 7 डिलीट हो गया। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया। पार्ट 8 में तो पार्ट 9 में किसको रखा गया? 9th है, 9th भी 9th से उसके बाद 10th आएगा,
टेंथ में किसको? सेकेंडरी एंड प्राइमरी, उसके बाद रिलेशन बिटवीन कुछ एरियाज को पंचायत माना गया, कुछ एरियाज को म्युनिसिपैलिटी माना गया और उनके बीच में कोऑपरेटिव बनाया गया। ये सुनो, फिर भी कुछ एरिया डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में रखा गया सिविल एरिया से। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 9 में पंचायत रखा गया है। 9 के बाद कौन सा पार्ट आएगा? 9 ए 9th बी के बाद कौन सा आएगा? 10th में किसको रखा गया? सिविल एरिया एंड प्राइमरी, और ये लोग डेवलप करने के लिए क्या किया गया? क्या किया गया? रिलेशन अगर ये रिलेशनशिप खराब कब होगा? जब इनके बीच में फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा। पैसा अगर नहीं देंगे तब रिलेशनशिप खराब कर देंगे। रिलेशनशिप रखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस नहीं देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो नेक्स्ट रखा गया आप फाइनेंस भी दीजिए, प्रॉपर्टी भी दीजिए। उसके बाद बोला गया कि 13 में बोला कि फाइनेंस देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, जितना देंगे उतना ही दे जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 10 रुपया दूंगा, आप 10 रुपया ही रखेंगे, जेब में ही रहेगा, ना आपका पेट भरेगा ना आपका मन भरेगा, नहीं भरेगा ना। वो 10 रुपया लेके समोसा या तो खाओगे, या तो वो 10 रुपया किसी को 11 रुपया लेके आओगे। ट्रेड होगा क्या? नहीं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी बिजनेस करेंगे तब तो आपका पैसा बढ़ेगा। मान लीजिए उड़ीसा को 400 करोड़ दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस क्यों दिया? दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा, ये सुनो, इसका फाइनेंस सपोर्ट कर दिया। फाइनेंस सपोर्ट करने के बाद 400 करोड़ ला के बैंक अकाउंट में रखा रहेगा उड़ीसा गवर्नमेंट, हम लोगों को समुद्र योजना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। काली योजना मिलेगा? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको उसके लिए? ट्रेड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कॉमर्स करना पड़ेगा। ट्रेड कॉमर्स सब कुछ करने के बाद ये जो ट्रेड कॉमर्स करने के लिए कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन लोग होना चाहिए, नहीं तो करप्शन होगा क्या? नहीं। इसीलिए पार्ट 14 में रखा गया, पार्ट 14 में रखा गया क्या? यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि ये जो फाइनेंस कैसे चल रहा है, ये ट्रेड कैसे चल रहा है, ये सारे लोगों को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में रखा गया। ओके, किसको रखा गया? यूपीएससी। पार्ट के आगे कुछ रिलेशन है ना। इसके बाद ये जो लोग सही रहेंगे या नहीं रहेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए कौन लोग आएंगे, कौन लोग देखेंगे, कौन लोग नहीं देखेंगे, कुछ लोग, इन लोग सिलेक्टेड होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो पब्लिक के द्वारा भी कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा ना, है क्या नहीं? इनका डिस्प्यूट अगर हो जाएगा इनके बीच में, नेक्स्ट पार्ट रखा गया क्या? पार्ट ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इन लोगों के बीच में अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा, राइट, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 15 में क्या है? इलेक्शन कमीशन। ताकि ये लोग तो गवर्नमेंट इनको सिलेक्ट कर रहा है ना, ओपीएससी यूपीएससी की कौन सिलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट। तो पब्लिक भी कुछ लोगों को सिलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो ये इलेक्शन किसके द्वारा होंगे? ये गवर्नमेंट के द्वारा होंगे, ये पब्लिक के द्वारा होंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर इलेक्शन होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं हो रहे, कौन डेवलपमेंट नहीं हो रहे? एससी कौन? एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इन लोग डेवलपमेंट नहीं हो गए। तो देखिए, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, पब्लिक अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, मतलब सिलेक्ट करने वाले भी आए, फिर भी एससी एसटी को डेवलपमेंट नहीं होगा, तो नेक्स्ट एससी एसटी को रखा गया। ओके, तो ये एससी एसटी अगर डेवलपमेंट नहीं होने का कारण क्या है? ये बोल नहीं पाते, इनके पास लैंग्वेज नहीं। क्या है? लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या दिया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या दिया गया है? कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है अभी? क्या क्या? कश्मीर सिंध पंजाबी गुजराती मराठी कन्नड़ा क्या क्या? कश्मीर सिंध पंजाबी हिंद गुजराती मराठी कन्नड़ा मलयालम तेलुगु तमिल ओडिया बेंगली और आसामी नेपाली मणिपुरी कनकनी बॉर्डर और उर्दू कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी कन्नड़ा, गुजराती मराठी कन्नड़ा मलयालम तेलुगु तमिल
ओडिया असमी नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संस्कृत उर्दू संस्कृत बंगाली नहीं 22 ठीक है ये है ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया इसके बाद क्या है ये ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते बोलते अगर कुछ इमरजेंसी हो जाएगा क्या हो जाएगा इमरजेंसी मतलब इन लोगों को अच्छा करने के चक्कर में अच्छा कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसी आ जाएगा तो क्या करेंगे इसको रखा गया पार्ट किसमें 18 में नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस यस इमरजेंसी प्रोविजंस तीन तरह का है नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी है ठीक है ये सारे लोगों को मिला है एससी को मिला है एसटी को मिला है सबको मिला के क्या करते हैं मिसलेनियस करते हैं नेक्स्ट पार्ट आप लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे एसी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या पंचायत डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या कौन सा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ये सारे लोगों को कहां पे रखा गया मिसलेनियस पार्ट 90 समझ में आ रहा है ना फिर भी डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या करें कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे अमेंडमेंट लेके आएंगे ठीक है कौन सा पार्ट में पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या नहीं अमेंडमेंट करने के बाद इनको क्या करेंगे स्पेशल प्रोविजंस देंगे या स्पेशल स्टेटस देंगे नेक्स्ट कौन सा पार्ट पार्ट 21 ठीक है ओके अगर स्पेशल प्रोविजन स्पेशल स्टेटस देने के बाद भी नहीं हो रहा तो इनका टाइटल को शॉर्ट कर देंगे शॉर्ट टाइटल ठीक है क्या कर देंगे पार्ट 22 शॉर्ट सीक्वेंस समझ में आया हाँ सीक्वेंस समझ में आया सबसे पहले इंडियन टेरिटरी वहां पे कौन रह रहे हैं सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स मिलने के बाद स्टेट भी कुछ डायरेक्शन दे रहा है उसके बाद उनका ड्यूटीज बनता है उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आ रहा है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है उसके बाद इंडियन टेरिटरीज आ रहा है इंडियन टेरिटरीज आने के बाद डिसाइड किया जा रहा है कि पंचायत म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये सारे आने के बाद भी डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा एरियाज बना देते हैं शेड्यूल एरिया से कम डेवलप ये ज्यादा डेवलप ये ट्राइबल एरियाज बनाते हैं बनाने के बाद रिलेशनशिप संपर्क करते हैं किसके साथ इंडियन एंड स्टेट के साथ उसके बाद फाइनेंस आता है फाइनेंस के बाद ट्रेड आता है ना ये फाइनेंस ट्रेड सबको देखने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं किसको पब्लिक सर्विस कमीशन को जब पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करते हैं इनके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा तो संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आया जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आया ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स तो गवर्नमेंट के लोग उसके बाद क्या गया इलेक्शंस को लाया पब्लिक अपॉइंटमेंट फिर भी डेवलपमेंट नहीं होंगे तो एससी एसटी को बैकवर्ड क्लासेस को प्रोविजन रखा गया क्यों क्योंकि ये लोग बोल नहीं पाते क्यों नहीं बोल पाते बिकॉज़ ऑफ लैंग्वेज अगर बोले फिर भी नहीं डेवलप हो रहा है इसीलिए कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस लेके आए क्या लेके आए इमरजेंसी सब प्रोविजंस लेके आने के बाद भी मिसलेनियस बना दिए है ना फिर भी चेंज नहीं हुआ तो क्या आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के बाद भी मतलब कुछ नहीं हुआ तो उनको क्या दिया जाएगा स्पेशल क्या दिया जाएगा नहीं तो उनका ओके 22 मतलब 25 पास ओके तो नेक्स्ट है क्या फाइनेंस ट्रेड सर्विस ठीक है ट्रैवल टू इलेक्ट नेक्स्ट मतलब यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट सरस हो गया ना है ना नेक्स्ट क्या आएगा फाइनेंस क्या आ जाएगा फाइनेंस ठीक है ट्रेड फाइनेंस ट्रेड सर्विस ट्रैवल टू इलेक्ट मतलब याद रखने के लिए एक मीन्स क्या है फाइनेंस नेक्स्ट पार्ट में फाइनेंस है ना उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स है ठीक है उसके बाद क्या है सर्विसेज है यूनियन सर्विसेज है पब्लिक सर्विसेज है ना ये लोग ट्रैवल हो जाएंगे तो मतलब ट्रिब्यूनल है ट्रैवल फाइनेंस ट्रेड सर्विस अगर ट्रैवल मतलब ट्रैवल होगा ट्रैवल का मतलब कौन आएंगे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये सब ना कि क्यों आएंगे ये सारे लोग इलेक्ट करने के लिए आएंगे ठीक है समझ बोर हो गए क्या हाँ क्या फाइनेंस ट्रेड
सर्विस ट्रैवल टू, इलेक्शन मतलब ये हो गया कितना 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 14, ये हो गया 15। ओके, अब कितना बचा 6, ठीक है। स्पेशल स्पेशल ऑफिशियल इमरजेंसी मैसेज, emergency messages and temporary, स्पेशल का मतलब स्पेशल प्रोविजन किसको दिया जा रहा है, एससी एसटी को। ऑफिशियल का मतलब इमरजेंसी, मिसलेनियस मैसेज का मतलब, उसके बाद अमेंडमेंट, उसके बाद टेम्पररी शॉर्ट टाइटल्स। हो गया शॉर्ट, ये था आपका 25 पार्ट्स। हो गया, याद रहेगा। हाँ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट में अमेंडमेंट है, पार्ट 27 कौन सा पार्ट में अमेंडमेंट है, 27 नोट्स बंद कर दीजिए अभी, चलो नोट्स बंद कर दीजिए, ठीक है 5 मिनट तो है और क्या। 1:30 तक है ना क्लास शेड्यूल में। अमेंडमेंट 27 कौन सा पार्ट, हाँ पार्ट 20। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9 जिसको 9 रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 11 वन स्टेट वन सेंट्रल, दोनों के बीच में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो बताएंगे हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा पार्ट में, पार्ट 17 हाँ 17 इमरजेंसी प्रोविजन 18 इमरजेंसी प्रोविजंस 18 अमेंडमेंट 27 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट मैं जिसको पूछूंगा वो बताइए, ठीक है। अभी अगर पूछूंगा तो कौन नहीं बता पाएंगे, हाथ उठाइए, ईमानदार से हाथ उठाइए, मैं फिर से या सब लोग बता पाएंगे, बता पाएंगे, ओके। नहीं नहीं डिफिनेशन तो कहाँ पे, DPSP कितना लेटर है इसमें, तो कौन से कहाँ पे है, किसमें, फिर तो बताया था ना, बताया था कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो इम्पोर्टेंट है ना, ओके। किसमें, पार्ट पार्ट 2 में, सिटीजन पार्ट 9 में, पंचायत पार्ट 9 बी में, म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटी सर म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 ए में म्युनिसिपैलिटी है, बी में पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यही दिमाग होता है क्या बोल में, तुरंत यही होता है, ठीक है, ओके। चलो, जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी मतलब जो आपका बने रहेगा ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्लास मिस करोगे समझ में नहीं है। आज जो ट्रिक्स बताया हो सकता है इस वक्त तो कल नहीं बता सकते हैं ना, लेकिन क्लास में सिर्फ क्लास ही नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है क्या नहीं। अभी जैसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा पार्ट में बताएंगे तो क्या क्या बताएंगे, 17 सर
एग्जाम हॉल में कोई बोलने वाले नहीं थे, बोलने वाले नहीं रहेंगे, ठीक है। जय श्री राम करके ये खेल खत्म, यही होता है ना। और क्लासरूम पे आने के बाद है ना अटेंटिव होना चाहिए, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट होंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, राइट। अगर नींद आ रही है तो बोलिए एक बेड है सर तो बाहर घूम रहे हैं वहां पे भेज देंगे, नहीं तो ये रूम भी खाली है यहाँ पे भी जाके रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये जो बेसिक पार्ट्स हैं, ये जो चीजें हैं इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर समझ जाएंगे आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में। क्यों? आपको देखिए हम लोग कैसे याद रखते हैं, हम लोग एक तो पार्ट्स को याद रखते हैं, दूसरा आर्टिकल को याद रखते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 का मतलब यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आर्टिकल क्या स्टार्ट होगा? 5 स्टार्ट होगा, 5 से 11, 5 से 11 का मतलब नेक्स्ट रीजेंसी आएगा, 12 से 35 का मतलब फंडामेंटल राइट्स को मिलेगा। फिर कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होगा? 36 से लेकर 51 का मतलब डीपीएससी पार्ट 4, ठीक है। आर्टिकल 51 ए नेक्स्ट आर्टिकल, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें ये बाद में आया है, ठीक है। ये कौन सा आएगा? पार्ट 4 ए, इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होने के बाद कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होगा? आर्टिकल 52 स्टार्ट हो गया का मतलब यूनियन गवर्नमेंट। 52 से लेकर 151, 52 से स्टार्ट हो, नेक्स्ट कितना आएगा? 51, मतलब कौन सा 51? नेक्स्ट 151, ये कौन सा गवर्नमेंट आ गया? यूनियन गवर्नमेंट। याद हो रहा है कि नहीं? इसको बाद में हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 52 से लेके 78 तक एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को भी हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए एग्जीक्यूटिव को भी हम डिवाइड करेंगे, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद अटॉर्नी जनरल है, 78 खत्म हो गया ना। फिर आएंगे मतलब 78 खत्म होने के बाद कहां स्टार्ट होगा हमारा? 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक ये लेजिस्लेचर पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो 79 से भी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? 79 में पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा है, ठीक है, 81 में लोकसभा है, मतलब इस तरह से हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे, वो तो बाद के बाद समझाएंगे। तो हम क्या याद करेंगे? यूनियन गवर्नमेंट कहां से है? 52 से 151। यूनियन गवर्नमेंट के बाद कौन आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट आएंगे। लेकिन आर्टिकल कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 151 खत्म, मतलब आर्टिकल 151 खत्म, मतलब कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होगा? 152 स्टार्ट होगा। तो ये 152 जाके कहां खत्म हो रहा है? 237 का मतलब ये कौन सा गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। ये सुनना। तो नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा स्टार्ट होगा? 238। ये 238 तो खत्म हो गया क्योंकि ये पार्ट 7 में था, पर पार्ट 7 में खत्म हो गया। आर्टिकल 238 में खत्म हुआ, कब खत्म हुआ? 1956 में। इस आइडिया को हमको समझ में आ गया। तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमको पता समझ आ गया है कि नहीं? तो पार्ट 2 खत्म हुआ, तो आर्टिकल 238 नहीं है, तो नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आएगा? 239 आएगा। इसका मतलब ये यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को हम पढ़ लिए, स्टेट गवर्नमेंट को हम 237 तक देंगे, 238 तो है ही नहीं, तो कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होगा? 239 से स्टार्ट होकर 242, ये कौन आएगा? यूनियन टेरिटरी। हमारा 3 तरह का चीजें है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और एक यूनियन टेरिटरी है क्या नहीं? ओके, यूनियन टेरिटरीज के बाद ये 242 खत्म हुआ। 242 के बाद कौन सा आर्टिकल आएगा? 243। 243 एक खेल है, मतलब क्या है? पंचायत। सबसे ज्यादा आर्टिकल किसमें है? 243 में। ये क्या है? पंचायत। उसके बाद क्या आएगा? म्युनिसिपैलिटी। उसके बाद क्या आएगा? ओनली 243 में ही। ये सब ना पंचायत में क्या है? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ बड़ा जीरो लिखिए, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी क्या है? आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल जेड जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? आर्टिकल 243 जेड एच से लेके जेड 240 आर्टिकल 243 जेड बी। तो पार्ट 9 खत्म हो गया, आर्टिकल 243 खत्म हो गया। आर्टिकल 243 खत्म हो गया तो आर्टिकल कौन सा आएगा? 244 से लेके आर्टिकल 244 ए। ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कौन सा? शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया, मतलब इसको
इसको रिलेट करके इसको याद करेंगे, अब इंटरचेंज होना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। इसके बाद 244 के बाद कौन सा आइडिया रहेगा, 245 से स्टार्ट होकर कहां खत्म हो रहा है, 260। इसमें तीन तरह का रिलेशन है, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है फाइनेंशियल। ये बाद में देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना क्या है, 246 से 263। अगर 263 से खत्म हुआ तो नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा, 264। ये 264 से जो आर्टिकल स्टार्ट हुआ है ये खत्म होगा कहां, 308। बात समझ आया ना। तो ये जो 263 ये क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन एंड स्टेट। तो ये 264 से 300 ये क्या है, फाइनेंस है क्या नहीं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल क्या स्टार्ट होगा, 301 से 307। 301 मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स। 307 आर्टिकल 308 में यूपीएससी स्टार्ट होता है और आर्टिकल 323 में खत्म होता है, मतलब यूपीएससी। ये आर्टिकल को हमको याद नहीं रहेगा, मान लीजिए 307 में दिया गया है तो इसको हम याद रखेंगे, आर्टिकल 38 से लेकर 323 यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 315 एक इंपॉर्टेंट होता है और आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आईएस ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 315 का मतलब होता है यूपीएससी सर्विस कमीशन। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, हमारा हर टाइम ये पूछता है, बात समझ आ गया। एनीवे ठीक है, बहुत हो गया। क्या रहेगा मंडे को पार्ट्स, हाँ यस पार्ट्स याद रहेगा, कितना पार्ट्स याद रहेगा, सारे याद रहेगा। और थोड़ा सा ट्रिक्स लगाइए, मतलब दिमाग लगाइए, 2-3 बार लिखिए, 2-3 बार। अब हमारे हम लोग इतना बार पढ़े हैं फिर भी हम लोग भूल जाते हैं ना कुछ चीजों को, है क्या नहीं। ओके फाइन, थैंक यू।